Hello everyone, welcome back to the Educations Class 8। तो आज हम एक और नया लेक्चर लेके आ चुके हैं रूलिंग द कंट्री साइड का। रूलिंग द कंट्री साइड यानी ब्रिटिश ही क्या चाहते थे, कंट्री के साइड यानी जो विलेज एरियाज थे जो कि कंट्री के बाहर रहते थे, जहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं हो पाती थी, जहाँ पर ज़्यादातर फार्मिंग लोग करते थे विलेज में, गाँव में, वहाँ पर वो अपना साम्राज्य बचाना चाहते थे, कॉलोनाइजेशन करना चाहते थे। इसीलिए वहाँ पर उन्होंने रूलिंग करना स्टार्ट किया। इसीलिए हमारा चैप्टर का नाम है रूलिंग द कंट्री साइड। तो एक टॉपिक हम पढ़ेंगे आज, ऑल वाज नॉट वेल। ये सारे चीज़ें अच्छी नहीं गई, ऑल जितने भी सारे चीज़ें उन्होंने किया था ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं गई। जो कि हमने पिछले क्लास में क्या कहा था, मुनरो सिस्टम पढ़ा था, मालवारी सिस्टम पढ़ा था, रोट वारी सिस्टम पढ़ा था। उनके कुछ डीमेरिट्स हैं, डीमेरिट्स ये हैं कि उन्होंने जो रेवेन्यू को इंक्रीज़ किया, उनकी जो इच्छा थी इस रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने के लिए लैंड से, उनकी इच्छा थी कि वो लैंड के रेवेन्यू को बढ़ा दें। और जो रेवेन्यू ऑफिशियल था उसको फिक्स्ड किया बहुत हाई रेट में, उसका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई कर दिया, जिसकी वजह से पिज़ान्स को मुश्किलें होने लगी पैसे देने में लिए। और जो रायोट्स थे उनको लालच में उन्हें लालची बनाकर ब्रिटिश लोगों ने उनसे साइन करा लिया था कि आप प्रोडक्शन करोगे, हमें रेवेन्यू दोगे, हम आपको कुछ फ़ायदा देंगे। पर वो फ़ायदा नहीं हो पाया, क्योंकि धीरे धीरे रायोट्स क्या हो गए, डेप्थ में चले गए, कर्जे में बुड़ गए, लोन लेते लेते कंट्री साइड में वो लोन लेते लेते बुड़ गए, डेप्थ बंडर हो गए। और जिसकी वजह से उनकी जो फसलें थी, जो फार्मिंग वो कर रहे थे, एग्रीकल्चर जो कर रहे थे, वो अच्छा नहीं चला, जिसके वजह बहुत सारे प्लेस क्या हो गए, डेजर्ट बन गए। जहाँ पर अगर एग्रीकल्चर ना हो, जहाँ पर एग्रीकल्चर ना हो सके, उस जगह को क्या कहते हैं, डेजर्ट ही कहते हैं। वहाँ पर कुछ हो ही नहीं पा रहा है, तो इसीलिए वो डेजर्ट है, तो इसीलिए उसे डेजर्ट कहने लगे। तो राउट्स जो थे, उन्हें जो राउटवारी जो क्या क्या था, राउटवारी एक सिस्टम था, और जो मालवारी सिस्टम था, और जो मुनरो सिस्टम था, ये तीनों सिस्टम ही हमने देखा है लैंड के रेवेन्यू को बढ़ाया जा रहा है और फिक्स्ड रेट में बहुत बढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो पिज़ान्स, राउट्स और विलेज मैन इसको नहीं दे पा रहे थे, यानी पैसा देने में उनको डिफ़िकल्टीज आ रहे थे, जिसकी वजह से जिसकी वजह से पैसा नहीं देने के कारण उनके जो लैंड्स उन्हें क्या किया जा रहा था, उनके लैंड को फोर्सफुली उनसे लिया जा रहा था, जिनसे उनके पास अगर कोई सहारा ही ना हो, अपने लैंड, उनके पास अगर लैंड नहीं है, उनसे लैंड लिया जा रहा है, तो वह क्या करें, उस जगह को छोड़ के चले जाएंगे, वो उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं और एक डिफरेंट प्लेस में जाके बसते हैं। यही था ऑल वाज नॉट वेल। सारे चीज़ें अच्छे से नहीं हुई, सारे सिस्टम अच्छे से नहीं हुए थे। द क्रॉप्स फॉर यूरोप के लिए कुछ क्रॉप्स, जैसे कि लेट 18th सेंचुरी के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कल्टीवेशन ऑफ ओपियम और इंडिगो में बहुत हाईली डिमांड फेस किया। यूरोप में सबसे ज़्यादा डिमांड इन दोनों की थी, इंडिगो और ओपियम की, ठीक है। और क्या, तो ब्रिटिशर ने कल्टीवेटर को बहुत फोर्स्ड किया कि तुम प्रोड्यूस करो, क्या जूट को प्रोड्यूस करो, और टी को प्रोड्यूस करो, शुगर केन को प्रोड्यूस करो, वीट को प्रोड्यूस करो, कॉटन, राइस, ये वेरियस पार्ट में इंडिया के इसे प्रोड्यूस करो। और इंडिगो की हाईली डिमांड थी, कहाँ पर, इंडिगो एक प्लांटेशन था, उसकी हाईली डिमांड थी यूरोप में। तो इंडिगो पाने के लिए, इंडिगो की कल्टीवेशन करने के 3 खाटिया एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसे पिज़ान को बोला गया कि आप इंडिगो की कल्टीवेशन ऑन 3/20 पार्ट ऑफ देयर लैंड, आप 3/20 पार्ट ऑफ देयर लैंड में आप उसको कल्टिवेट करो, किसको, इंडिगो को। बिकॉज ये क्रैश क्रॉप था, इसको जितना इंडिगो की सेलिंग प्रोडक्शन बढ़ेगी, इंडिगो की प्रोडक्शन जितनी बढ़ती जाएगी, और उतना कैश आता है, क्योंकि ये इतना ही यूरोप के मार्केट में इसे बेचते जाएंगे, सेल करते जाएंगे
यूरोप में अगर जितना इसे सेल करेंगे उतना पैसा है, क्योंकि ये बहुत हाई डिमांड में था। और एक डीमेरिट ये है कि जहाँ पर भी आप इंडिगो को ग्रो करते हो, इंडिगो को ग्रो करने के बाद उस जगह की फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी कम जाती है और उसकी कल्टीवेशन पावर कम जाती है। वहाँ पर आप और कोई प्लांटेशन नहीं कर पाते हो, जो कि एक डीमेरिट साबित आता है, जिसकी वजह से वो जगह में प्रोडक्शन कम जाता है, वहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स कम जाता है और फर्टिलिटी भी बहुत कम जाता है। द डॉस कलर्स ऑफ हिस्ट्री, क्या इन रंगों के कोई इतिहास है? क्या इन रंगों का कोई इतिहास है? जो रिच ब्लू कलर होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंडिगो कहते हैं, जिसकी बहुत हाईली डिमांड थी। कहाँ पर? यूरोप में, फॉर डाइंग पर्पज के लिए, कपड़े बनाने के लिए उनकी हाईली डिमांड थी। इंडिया वॉज द बिगेस्ट सप्लायर, इंडिया सबसे बड़ा सप्लायर था किसका? 19वीं सेंचुरी में इंडिगो का। 19वीं सेंचुरी में इंडिया सबसे बड़ा सप्लायर था। इंडियो कल्टीवेशन एक ऐसा वन ऑफ द रीजन फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ फार्मर्स एंड लीड्स राइट्स एंड फार्मर्स। क्या हुआ? इंडिगो कल्टीवेशन होने के कारण से क्या? इंडिगो कल्टीवेशन होने के कारण मैंने बोला फर्टिलिटी कम जाती है और प्रोडक्शन कम जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो फार्मर्स थे उनको और कोई भी लैंड वो कल्टीवेट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इंडिया में सबसे पुअर कंडीशन हो गया और फार्मर्स का पुअर कंडीशन हो गया। क्योंकि अगर सिर्फ इंडिगो अगर नहीं करना चाहते वो करेंगे क्या? इंडिगो तो पहले उन्हें कर लिया, फोर्सफुली उन्हें किया गया। फिर इंडिगो को, अगर इंडिगो कल्टीवेशन होने के बाद फर्टिलिटी कम, प्रोडक्शन कम, तो वो कुछ भी और नहीं कर, जो इनको पुअर कंडीशन हो गया। और रायोट्स जो थे, इसलिए रायोट्स भी वेरियस फार्मर में होने लगे। ठीक है, आप सोच रहे होंगे ये जो रायोट्स वर्ड है इसका अर्थ क्या है? रायोट्स वर्ड का अर्थ है इंडिया के पीजेंट्स। ओके, इंडिया के पीजेंट्स को हम क्या कहते हैं? रायोट्स कहते हैं। इंडिया के पीजेंट्स को हम क्या कहते हैं? रायोट्स कहते हैं, जिनके अंदर रायोटवारी मूवमेंट को क्या कहता है? कोई रायोट्स कोई बड़ा चीज़ नहीं है, रायोट्स यानी इंडियन पीजेंट्स। ठीक है, इंडिया के पीजेंट को हम क्या कहते हैं? राउट्स कहते हैं, जिनके अंदर पुअर कंडीशन किनका होगा? इंडिया के पीजेंट्स के और फार्मर के। राउट यानी पीजेंट, याद रखना। ठीक है, ये इजी वर्ड है, पर राउट जब बोलते हैं वो समझ में नहीं आता। तो वाई द डिमांड ऑफ इंडियन इंडिगो, इंडिया के इंडिगो का क्यों बहुत डिमांड था भाई? क्यों? क्योंकि 13वीं सेंचुरी में जो इंडिया के इंडिगो को यूज़ किया जाता था एज ए प्रोडक्शन फॉर क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग इन इटाली, इन फ्रांस एंड ऑल्सो इन ब्रिटेन, इन जगह में इनको यूज़ किया जाता था। ठीक है, और क्या, जो इंडिगो का क्या कौन सा कलर था? इंडिगो एक रिच ब्लू कलर का था, रिच ब्लू कलर का था। ठीक है, इंडिगो एक रिच ब्लू कलर का था, और जो कि अलग प्लांट्स को, अगर उसके साथ में कोई अलग प्लांट्स लगा हुआ रहे तो उसको वो पेल येलो कर देता है और डल बना देता है। यानी जिन्हें मैंने बताया वो सॉइल की फर्टिलिटी कम करता है, प्रोडक्शन को उसके बाद रिड्यूस करता है इंडिगो जो है। और इंडिगो के प्लांटेशन जो कि बहुत सारे पार्ट्स में होते थे पहले, जो कि नॉर्थ अमेरिका में पहले होता था, मेक्सिको में होता था, वो धीरे धीरे वहाँ पर प्रोडक्शन कम गया, क्योंकि वहाँ पर एक तब क्या चल रहा था? एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, एक वार वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे रीजन में वहाँ पर तब वार चल, यहाँ पर तब युद्ध चलने लगी थी। क्या चलने लगी? युद्ध। मैक्सिको और नॉर्थ अमेरिका तब युद्ध चलने के कारण क्या हुआ? युद्ध चलने के कारण यहाँ पर प्रोडक्शन डिक्रीज हो गई। और एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, ये हम क्लास 9th में पढ़ेंगे। एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी जो कि फ्रांस में हो रहा था, कॉलोनीज़ में, फ्रेंच कॉलोनीज़ में। तो इसीलिए तो यहाँ पर बहुत जगह, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, मेक्सिको, फ्रांस, इन सारे जगह में अगर जब डिक्रीज हो गया प्रोडक्शन होना, तो एकमात्र सहारा था इंडिया में ही प्लांटेशन करना। इसीलिए इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत बढ़ा दिया गया, और जिसकी वजह से इंडिगो की डिमांड बढ़ा दी गई, और इसलिए इंडिया की डिमांड बढ़ गई। क्योंकि हर जगह में अगर प्रोडक्शन धीरे धीरे कम गए, बंद हो गए, इंडिगो की प्रोडक्शन होना यहाँ पर बंद हो गए थे, इसीलिए एकमात्र सहारा इंडिया था, इसलिए वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा दी गई और यहाँ पर और भी प्रोडक्शन करने लगा इंडिगो की। इसलिए इंडिया की ही डिमांड ज़्यादा थी और यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड थी, क्योंकि इंडिया में अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड बहुत थी और यहाँ पर रिसोर्सेज भी बहुत थे, इसीलिए ब्रिटिश को ये बेस्ट जगह लगा था। द ब्रिटिश टर्न्स टू इंडिया, ब्रिटेन्स क्या कि टर्न की इंडिया को। जो कंपनी थी उन्होंने एक्सपांडेड किया अपने एरिया को अंडर इंडियो कल्टीवेशन, जितने एरिया में होता था उसको एक्सपांड किया गया, बढ़ा दिया गया, क्योंकि उन्हें लगा कि इंडिया की डिमांड और भी बढ़ती जा रही है यूरोप की मार्केट में, और वो इसे कॉमर्शियल एजेंट बनाना चाहते थे और ट्रेड इसे
इंडिगो के ट्रेड को कॉमर्शियल एजेंट यानी प्लान उसे वो बिजनेस पर्पस के लिए बनाने लगे थे, और इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंपनी को उनका कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा था इंडिगो के प्रोडक्शन के ऊपर। तो इंडिगो कल्टीवेशन कैसे किया जाता था? हाउ वाज द इंडिगो कल्टीवेशन? इंडिगो कल्टीवेशन किया जाता था दो मेन सिस्टम के अंदर, पहला नीज और दूसरा राउटी। ओके, इन नीज सिस्टम में क्या, जो प्लांटर्स प्रोड्यूस करते थे इंडिगो को उस लैंड के अंदर, वो डायरेक्टली कंट्रोल और रेंट किए जाते थे, किसके द्वारा? जमींदार के द्वारा। किसके द्वारा? जमींदार के द्वारा। किसके द्वारा? जमींदार के द्वारा। जो नीज सिस्टम और जो राउटी सिस्टम, जो नीज सिस्टम के अंदर होता है, जो प्लांटर्स थे वो प्रोड्यूस क्या करते थे? इंडिगो प्रोड्यूस करेंगे, कहाँ पर? जमीन पर करते थे। उनको कौन डायरेक्टली कंट्रोल, वहाँ से कौन रेंट लेता? जमींदार लेता था। ये याद रखना, जमींदार लेता था। ठीक है, तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं हमारे वीडियो को। थैंक यू फॉर वाचिंग। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बताना, जो नोट्स, इस लेक्चर 2 के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत अच्छी तरह से मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लेना। और लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि हम ऐसे बहुत बहुत चैप्टर लेने वाले हैं। और क्या क्या कंप्लीट हो जाए मैं बता देता हूँ। इंग्लिश सिलेबस पूरा कंप्लीट, ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट, मैथमेटिक्स के नोट्स आपको मैंने पूरे दे दिए हैं। देखिए अभी मैथमेटिक्स के चैप्टर्स नए, अभी मैंने आपको नोट्स दे दिया, आप उनको रिवीजन करते रहिए। कॉन्सेप्ट वीडियो आएंगे, पर इंग्लिश आपका पूरा ख़त्म, ज्योग्राफी ख़त्म, अब बहुत कम समय में आपकी हिस्ट्री भी ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द BM एजुकेशन क्लास 8।